हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मासेस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एलिमेंट्स को रेफरेंस बना रहे थे और एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से एटॉमिक मासेस को कंपेयर किया जा रहा था, दूसरे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर किया जा रहा था और फिर एक रिलेटिव मास हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। मतलब उनसे कंपेयर करके जो मास हमें मिल रहा था वो मास हम लोग ढूंढ रहे थे। बाद में इस रेफरेंस एलिमेंट को चेंज कर दिया गया एज कार्बन 12 आइसोटोप और उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एटॉमिक मासेस बोला जाता है, तो एटॉमिक मास का अगर बहुत ही सिंपल मतलब समझा जाए तो मतलब हुआ कि एटम का मास, ओके, मास ऑफ एटम को हम कह सकते हैं एटॉमिक मास, जैसे कि उसका मतलब है। तो एटॉमिक मास या मास ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए अगर हम उसका एक्चुअल मास कैलकुलेट करना चाहें तो वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। तो उसको कैलकुलेट अगर हम एक्चुअली करना चाहें तो बहुत टफ जॉब है, वो बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि हर एक एटम को अगर हम इंडिविजुअली उसका वेट कंसिडर करेंगे या वेट मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे, तो हर एक एटम को इंडिविजुअली मेजर करना मुश्किल काम है, क्योंकि सब कोई का मास बहुत ही फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, बहुत छोटा मास हम लोग को मिलेगा। जैसे कि हाइड्रोजन के केस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि काफ़ी छोटा वैल्यू है, बहुत ही छोटा ये वैल्यू है। और ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास है। हाइड्रोजन एटम अगर एक सिंगल एटम होगा तो उसका मास इतने ग्राम के बराबर होगा। तो सबसे शुरू में हाइड्रोजन के मास को हम लोगों ने 1 यूनिट मान लिया था या फिर 1 एटॉमिक मास यूनिट मान लिया था, और हाइड्रोजन के टर्म्स में हम लोग एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे, उनके मासेस को कंपेयर कर रहे थे और उसके हिसाब से हम लोग बता रहे थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। लेकिन बाद में ये पता चला कि हाइड्रोजन को यूज़ करने से कुछ एलिमेंट्स के मासेस तो मिल जा रहे थे आराम से, हम लोग उसको कंपेयर करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करके बता पा रहे थे। लेकिन बहुत से एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे इन टर्म्स ऑफ होल नंबर्स। हाइड्रोजन से कंपेयर करने के बावजूद भी वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में आ रहे थे, तो इसीलिए हाइड्रोजन को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो रेफरेंस एलिमेंट हम लोगों ने लिया था, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम लोगों ने ऑक्सीजन एलिमेंट को कंसिडर किया था। नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एलिमेंट को हम लोगों ने एज अ रेफरेंस एलिमेंट कंसिडर किया था, जिससे कि हम ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड मान लेते थे और ऑक्सीजन के टर्म्स में बाकी एलिमेंट्स से उसको कंपेयर कर रहे थे। और ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए हमारे पास और भी 2 स्पेसिफिक रीजंस थे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। वो रीज़न्स आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला रीज़न ये कि ऑक्सीजन बहुत सारे लार्ज एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता था, रिएक्शन करता था और कंपाउंड्स बना सकता था। ऑक्सीजन अबंडेंट था एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा अवेलेबल था एटमॉस्फेयर में, अभी भी है। एंड उससे जो हमें एटॉमिक मास मिल रहा है, जो एटॉमिक मास यूनिट मिलता था ऑक्सीजन को रेफरेंस बनाने से, और उससे जब हम कंपेयर करते थे दूसरे एलिमेंट्स के मासेस को, तो वो ज़्यादातर होल नंबर में हमें मिलता था। तो जो हाइड्रोजन के केस में प्रॉब्लम आ रही थी कि एलिमेंट्स का जो मास है वो होल नंबर में नहीं मिल रहा था, वो ऑक्सीजन के केस में मिल रहा था। लेकिन फिर भी 1961 में ऑक्सीजन को भी हटा दिया गया और हम लोगों ने कार्बन 12 आइसोटोप के फॉर्म को ले लिया एज आवर स्टैंडर्ड, एज आवर रेफरेंस। क्यों लिया वो रीज़न एनसीईआरटी में नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। रीज़न ये है कि नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन बहुत सारे आइसोटोप्स का मिक्सचर है, मतलब कि वो प्योर ऑक्सीजन नहीं है, और इसीलिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स के मासेस में बहुत सारा एरर आने लगा था, क्योंकि हम लोग मान रहे थे कि जो प्योर ऑक्सीजन है वो एक एटम का मास हम लोग 16 यूनिट ले रहे थे। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग मान ले रहे थे एज 16 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, 16 AMU हम लोग मान ले रहे थे।
लेकिन ये सिर्फ एक ही आइसोटोपिक फॉर्म का मास है, जबकि ऑक्सीजन के और भी आइसोटोपिक फॉर्म्स हैं। अब ये बार बार ये वर्ड आ रहा है आइसोटोपिक या आइसोटोप, तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आइसोटोप का मतलब क्या है, क्योंकि आगे जाके हम लोग कार्बन 12 आइसोटोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कार्बन 12 आइसोटोप को भी हम लोगों को एज आवर रेफरेंस इस्तेमाल करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मासेस। सबसे पहले हम लोग आइसोटोप का मतलब समझते हैं। तो सपोज आइसोटोप समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास सपोज दो ट्विन्स हैं, दो जुड़वा भाई हैं सपोज, एंड दोनों का हाइट सेम है, दोनों दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल है और दोनों में कोई ऐसे अपीयरेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के हाइट बराबर है, अपीयरेंस बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों का जो वेट है, दोनों का जो बॉडी वेट है, मास है, वो अलग अलग है। एक 50 kgs का है तो दूसरा 60 kgs का है, 10 kgs का गैप है दोनों में, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों को अगर आप पहली बार देखेंगे तो दे विल बी लुकिंग वेरी आइडेंटिकल, लेकिन सिंस उनका बॉडी वेट डिफरेंट है तो वो एक तरीके से डिफरेंट हुए। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग आइसोटोप को भी सिंपल वे में समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग चैप्टर 4 में नहीं आए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है आइसोटोप, ये चैप्टर नंबर 4 में हमें डिटेल्स में समझना है। लेकिन यहाँ पर हमें इसका मतलब तो समझना ही होगा, क्योंकि कार्बन 12 आइसोटोप ये जो वर्ड है बार बार रिपीट होगा चैप्टर 3 में, तो इसका मतलब हमें यहाँ सिंपल वे में समझना ही है। तो जो ट्विन्स वाला चीज़ मैंने आपको बताया कि जैसे दो ट्विन्स हैं और दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं, अपीयरेंस बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन बॉडी वेट अलग अलग है, उसी तरह एलिमेंट्स में भी होता है। एलिमेंट्स के भी जो अपीयरेंस होते हैं, जो उनका काम होता है, जो उनका रिएक्शन करने का तरीका होता है, वो सब एग्जैक्टली सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन उनका जो मास होता है, उनका जो एटॉमिक मास होता है, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कार्बन के केस में ऐसे 3 अलग अलग फॉर्म्स है कार्बन के, जिसको हम आइसोटोप ऑफ कार्बन बोलते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन के केस में भी ऐसे 3 हो सकते हैं। उसी तरीके से क्लोरीन के केस में 2 हैं, ऑक्सीजन के केस में 3 हैं। तो ऐसे बहुत सारे आइसोटोप्स एलिमेंट्स के ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे आइसोटोप्स ऑलरेडी हैं। तो जैसे कि अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, या सपोज मान लेते हैं हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर अगर हम 2 ऑक्सीजन एटम्स कंसिडर कर लें, ये पहला ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग इसका जो मास है वो हम लोग सिंबल के जस्ट ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो एक ऑक्सीजन आपका यहाँ 16 है, दूसरा ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 17 है। इसका मास हम लोग 16 यूनिट्स लेते हैं, दूसरे वाले का मास हम 17 यूनिट्स लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरे आइसोटोप्स के बारे में भी जान सकते हैं। ये तो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हो गए, ये जो मैंने बताया ये ऑक्सीजन के आइसोटोप हैं, कि ये हर तरीके से सेम है, इसमें सारा कुछ आप सेम देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इसमें सारा प्रोटॉन्स सेम है, लेकिन इसका मास अलग अलग है। इसका जो एटॉमिक मास है कि कितने हैवी ये एटम्स हो सकते हैं, बस मास में अंतर है। जैसे कि ट्विन्स के केस में मैंने बताया था कि दिखने में बिल्कुल सेम है, अपीयरेंस इज आइडेंटिकल, बट देयर बॉडी वेट इज़ डिफरेंट, देयर मास इज़ डिफरेंट। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि एलिमेंट्स देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनका जो मास है वो अलग अलग होता है। तो आइसोटोप हम वैसे ही टाइप के स्पीशीज़ को कहेंगे, वैसे ही टाइप के एटम्स को कहेंगे जो दिखने में एक जैसे होते हैं, जो एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका मास अलग अलग होता है। उसी तरीके से कार्बन के केस में अगर देखा जाए तो कार्बन के केस में ऐसे 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। सो कार्बन का एक आइसोटोप होता है कार्बन 12, दूसरा होता है कार्बन 13 और तीसरा होता है कार्बन 14। इसका मास है 12 यूनिट्स का, इसका मास है 13 यूनिट्स का और इसका मास है 14 यूनिट्स का। ये सब अलग अलग एटम्स हैं, लेकिन सब कार्बन को बिलोंग करते हैं, लेकिन सबके मासेस अलग अलग हैं। कार्बन जैसा ही सबका फंक्शन है, कार्बन जैसे ही सब रिएक्शन करेंगे, लेकिन सबके मासेस अलग अलग हैं। तो ये सब आइसोटोप के फॉर्म्स हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन के केस में भी होता है। हाइड्रोजन के केस में भी इस तरीके से 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, दूसरे का मास होता है 2 यूनिट्स एंड तीसरे का मास होता है 3 यूनिट्स, ठीक है। तो ये सब भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनके मासेस अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो रिएक्शन करने का तरीका है वो सेम है,
दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो इसीलिए आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं लेकिन उनके मासेस अलग अलग होते हैं। इसी आइसोटोप के बारे में आप और डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो यहाँ पर हमें ये समझना था कि ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्यों डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन को शुरू में मान लिया गया था एज आवर रेफरेंस, जैसे कि हम लोगों ने जब हाइड्रोजन को हटा दिया कि अब हाइड्रोजन को हम यूज़ नहीं करेंगे एज रेफरेंस, क्योंकि हाइड्रोजन यूज़ करने से बहुत से एलिमेंट्स के मासेस फ्रैक्शनल मिल रहे थे। लेकिन हाइड्रोजन को हटा करके हम लोगों ने ऑक्सीजन को प्रेफर किया कि ऑक्सीजन को अब यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादातर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करता है और साथ में वो बहुत सारे एलिमेंट्स के मासेस को होल नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस नहीं देता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऑक्सीजन को डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ सिर्फ 2 आइसोटोप के बारे में बताया, और भी आइसोटोप्स ऑक्सीजन के होते हैं 16 और 17। तो ये हमें पता नहीं होगा कि जिस ऑक्सीजन से हम कंपेयर कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली 16 ऑक्सीजन है या फिर कोई दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है। क्योंकि रैंडमली अगर हम कोई भी ऑक्सीजन एटम लेते हैं तो हमें सबसे पहले उसे मेजर करना पड़ेगा एंड फिर हमें पता करना पड़ेगा दैट वो कौन से आइसोटोप को बिलोंग करता है, क्या वो 16 ऑक्सीजन है या फिर वो 17 ऑक्सीजन है, कौन सा ऑक्सीजन का एटम वो है, वो हमें अलग से पता करना पड़ेगा। इसीलिए हमें श्योरिटी नहीं थी कि 16 ऑक्सीजन को अगर हम लेना चाहेंगे तो उसके लिए हमें पूरे आइसोटोप्स को कंसिडर करना पड़ेगा, सारे आइसोटोप्स को कंसिडर करना पड़ेगा जितने भी ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, और उसके बाद उन सारे आइसोटोप्स के मास को एवरेज बताना पड़ेगा, उनके एवरेज एटॉमिक मास को लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लॉन्गर एंड टायरसम प्रोसेस था। तो इसीलिए ऑक्सीजन को फिर डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऑलरेडी बहुत सारे आइसोटोप्स अवेलेबल थे। तो उतने सारे आइसोटोप्स के मासेस को कैलकुलेट करना और उसका एवरेज निकाल के फिर उस एवरेज को इस्तेमाल करना, दैट्स अ वेरी लॉन्गर प्रोसेस। तो इसीलिए ऑक्सीजन को डिस्कार्ड कर दिया गया, इवन दो इट वाज अ बेटर रेफरेंस, लेकिन फिर भी उसको हम लोगों ने हटाया और उसके जगह पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया कार्बन 12 आइसोटोप को। तो कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन 12, इस तरीके से बीच में आप हाइफन दे सकते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप। इस कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम, 1 एटम में हम कहते हैं कि इसमें 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। 12 एटॉमिक मास का मतलब ये हुआ कि इसमें 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 12 एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि उसमें 12 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसिडर नहीं करते हैं। खैर, सो कार्बन 12 आइसोटोप को माना गया कि वो 12 यूनिट्स के बराबर है। कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो कार्बन 12 एटम का सिंगल एटम, कार्बन 12 आइसोटोप का एक सिंगल एटम 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर माना गया है। तो अगर ये 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है तो फिर इसका अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो हमें 1 AMU मिल जाएगा। दैट मीन्स 1 एटम ऑफ कार्बन 12 में अगर 12 एटॉमिक मास यूनिट है और अगर हमें 1 एटॉमिक मास यूनिट का एक्चुअल वैल्यू ग्राम्स में फाइंड आउट करना है तो हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कार्बन 12 आइसोटोप के सिंगल एटम का मास ग्राम्स में कितना होगा। तब हम दोनों को इक्वेट करके पता कर पाएंगे कि 1 AMU में कितना ग्राम्स होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले इसको हम लोग एक अलग तरीके से लिखते हैं। लेट अस राइट इट इन अ डिफरेंट मैनर। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इन ग्राम्स इज इक्वल टू, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया है, ठीक है, 19.92 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, इतना वैल्यू है। एक कार्बन 12 एटम का ग्राम्स में अगर मास एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाए तो इतना निकलता है, ठीक है। अभी इसके बाद
बोला जा रहा है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज कंसिडर्ड इक्वल टू 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, इसको 12 AMU के बराबर माना जा रहा है। ठीक है, इसको सपोज किया जा रहा है। ओके, सपोज कर रहे हैं कि एक एटम कार्बन 12 के आइसोटोप का 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर सपोज कर रहे हैं। तो ये AMU में मास दिया हुआ है एज 12 और ये ग्राम में मास दिया हुआ है एज 19.92 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ जो चीज़ मैंने लिखी है और यहाँ जो चीज़ मैंने लिखी है ये दोनों बिल्कुल सेम है, बोथ आर सेम थिंग्स ओनली। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर AMU में मैंने वेट लिखा है, यहाँ पर मैंने ग्राम में लिखा है। तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि AMU और ग्राम में क्या रिलेशनशिप है, क्या कन्वर्जन वैल्यू आएगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों चीज़ों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, सो 12 AMU इज इक्वल टू 19.92 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दोनों को मैंने इक्वल बना दिया, इक्वेट कर दिया। अभी अगर मुझे 12 AMU का वैल्यू पता है कि 12 AMU का वैल्यू इतना होगा ग्राम में, तो 1 AMU हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। रेशियो प्रोपोर्शन में आपको सिखाया गया होगा या फिर आपने सीखा होगा यूनिटरी मेथड में भी ये चीज़ कि अगर 12 चॉकलेट का कॉस्ट 24 रुपीज़ है तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट 2 रुपीज़ होगा। ये चीज़ पता होगी, है ना। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही ईजी है। जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि 12 पेन का दाम 60 रुपीज़ है, तो फिर 1 पेन का दाम कितना होगा, 60/12 रुपीज़ होगा, दैट इज़ इक्वल टू 5 रुपीज़, है ना। तो ये हम लोग यूनिटरी मेथड में जानते हैं कि हमें अगर बहुत सारे चीज़ों का प्राइस पता है या बहुत सारे चीज़ों का मास पता है, तो अगर एक सिंगल चीज़ का प्राइस पूछा जाएगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग, राइट। ये चीज़ हम लोगों ने मैथ्स में सीखी है। सेम चीज़ आपको यहाँ पर करना है कि 12 AMU का मास अगर हमको पता है ग्राम में, तो फिर 1 AMU हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिवाइडिंग दैट विथ 12। इसी पूरे वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, 12 से डिवाइड करेंगे। तो व्हेन यू डिवाइड इट विथ 12, इसको जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा एज, इफ यू डिवाइड दिस यू गेट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इतना वैल्यू आपको मिलेगा ग्राम्स में। ठीक है, तो 1 AMU का वैल्यू आपका ग्राम्स में आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो इस कन्वर्जन वैल्यू को आपको याद रखना है कि 1 AMU का वैल्यू ग्राम्स में कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट बात पे आते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि 1 कार्बन 12 एटम का मास हम लोग अगर 12 AMU ले लेंगे, तो फिर अगर हम इसी वैल्यू को 12 से डिवाइड कर दे, इफ़ आई डिवाइड दिस विथ 12, अगर हम इधर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इधर भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोथ साइड्स आई हैव टू डिवाइड विथ 12। अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें इधर क्या मिलेगा, इधर हमें मिलेगा 1/12 मिलेगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ये मिलेगा, राइट। अब 1/12 कैसे मिला, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 लिखा हुआ है, तो इस 12 को और इस 1 को मैंने एक साथ ले लिया है। आई हैव टेकन दिस 1/12 टुगेदर एंड हैव रिटन 1/12 लाइक दिस। ठीक है, और ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर आएगा, 1 AMU के बराबर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 12 और 12 कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, है ना। तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर आ रहा है, 1 AMU के बराबर आ रहा है। और 1 AMU हम लोगों ने ग्राम में कितना लिखा है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखा है। ठीक है, तो हम 1 AMU का डेफिनेशन यहाँ पर
फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, इन ऑर्डर टू डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। सो अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन 1 AMU, या फिर लिखा हो सकता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, अगर ये होता है क्वेश्चन, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर, आंसर हमारा होगा कि एटॉमिक मास यूनिट is the mass equivalent to 1/12 mass of one carbon 12 atom। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। अगर आपको पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इससे रिलेटेड, दूसरा न्यूमेरिकली और न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ लिखा हो सकता है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ AMU ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स, ऐसे हो सकता है। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये लिखेंगे, ये इसका न्यूमेरिकल ग्राम्स में वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैंने डेफिनेशन जो लिखा है उस पे जाते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एटॉमिक मास यूनिट एक मास है जो कि 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर है। मतलब कार्बन 12 एटम का जितना भी मास है, अगर हम उसके 12 इक्वल हिस्से कर देते हैं तो एक हिस्से का जितना मास होगा उतना ही मास एटॉमिक मास यूनिट में भी होता है। एटॉमिक मास यूनिट में उतना ही मास हम कंसिडर करते हैं। और अगर न्यूमेरिकली उसका ग्राम्स में वैल्यू पूछेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब ये जो मैंने बताया AMU या फिर ग्राम में कन्वर्जन, वट एवर आई हैव टोल्ड यू, जहाँ जहाँ मैंने AMU यूज़ किया है, लेटेस्ट तौर पर आपको बहुत से बुक्स में AMU के जगह आपको U का इस्तेमाल दिखेगा। ठीक है, AMU को शॉर्ट कर दिया गया है एज U। तो आप U को कह सकते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, ताकि उसको यूनिवर्सली हर जगह यूज़ किया जाए। एंड AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, U का मतलब यूनिफाइड मास होता है, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो अगर हम 1 AMU लिख रहे हैं तो उसके जगह पे हम 1U भी लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 भी लिख सकते हैं, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम ये भी लिख सकते हैं, और उसका वैल्यू हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 AMU का मतलब ये हुआ कि वो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर एक कार्बन एटम को अगर हम 12 इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं तो एक हिस्सा जो कार्बन 12 एटम का होगा वो 1 AMU के बराबर होगा या 1U के बराबर होगा, जिसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं एज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है, तो ये AMU के बारे में था। अभी इसी से रिलेटेड जब आपको एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करके या यूनिफाइड मास यूज़ करके जब हम लोग एटॉमिक मास लिखेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स का, तो वो कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि सपोज अगर हम यहाँ लिखें कि मास ऑफ, या मास नहीं लिख के अगर हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, जिसको कि हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इज 23U भी लिख सकते हैं, या फिर 23AMU भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली 23 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। कहीं पर हम यूनिट लिख रहे हैं, कहीं पर हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं, ऐसा क्यों?
इसका मतलब ये है कि 1 एटम ऑफ सोडियम is 23 times heavier than 1 U or 1 AMU। ठीक है, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 atom of sodium is 23 times heavier than 1/12 mass of 1 carbon 12 atom। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक सोडियम एटम 23 टाइम्स हैवी है एज कंपेयर टू 1 AMU और एज कंपेयर टू 1 U। एक U के बराबर तो वो बिल्कुल नहीं है, एक U के मुकाबले या एक 1 AMU के मुकाबले वो 23 टाइम्स भारी है, 23 टाइम्स हैवी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता है कि 1 AMU या 1 U से अगर हम 1 सोडियम एटम को कंपेयर करते हैं तो सोडियम एटम 23 टाइम्स हैवी होगा, 23 टाइम्स भारी होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम उसको AMU के टर्म्स में नहीं बताना चाहते हैं, हम कार्बन 12 आइसोटोप से अगर हम उसको डायरेक्टली कंपेयर करना चाहते हैं तो हम ये बोलेंगे कि कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम, उसका 1/12 पार्ट, उससे अगर हम सोडियम एटम के एक एटम को कंपेयर करें तो वो 23 टाइम्स हैवी होगा। ठीक है, सो सोडियम एटम, 1 atom of sodium will be 23 times heavy as that compared to 1/12 portion or 1/12 mass of 1 carbon 12 atom। ठीक है, सो दोनों तरीके से आप बता सकते हैं। तो जो ये 23, ये जो नंबर हमने यहाँ लिखा है, यही 23 सोडियम का क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। सिंस हमने इस 23 को किससे कंपेयर किया है, ये 23 नंबर आखिरकार हम लोगों ने किसके साथ कंपैरिजन करने के वजह से आया हमारे पास? कार्बन 12 एटम से हमने उसको कंपेयर किया। ठीक है, 23 नंबर एक्चुअली किससे कंपैरिजन से हमें मिला? कार्बन 12 आइसोटोप से हम कंपेयर कर रहे हैं उसके मास को, तभी हमें मिला। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। कंपैरिजन करने से ये 23 नंबर हमारे पास आया। इसीलिए हम इस 23 को सिर्फ एटॉमिक मास नहीं कह के हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब ये, रिलेटिव मतलब ये कि किसी चीज से कंपेयर करना। जैसे कि फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी आपका ग्रेविटेशन चैप्टर के सेकंड पोर्शन में होगा कहीं ना कहीं, जहाँ आप बायंसी के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो अगर वो अभी नहीं पढ़ाया गया, दैट इज द पोर्शन ऑफ सेकंड टर्म, तो आप सेकंड टर्म में उसको शायद पढ़ेंगे दोबारा से। तो वहां पर आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बताया जाता है। तो रिलेटिव डेंसिटी भी दो चीजों के डेंसिटी को आप कंपेयर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ जो रिलेटिव वर्ड मैंने यूज किया है, रिलेटिव मतलब ही हो गया कि आप दो मासेस को कंपेयर करके फिर आप एक दूसरा रिलेटिव मास बता रहे हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज नॉट एग्जैक्टली इट्स मास, वो उसका एग्जैक्ट मास नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट मास फाइंड आउट करना है कि ग्राम्स में कितना होगा, तो फिर आपको 23 को उसके कन्वर्जन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो 23U जब हम लिखते हैं या 23 AMU लिखते हैं या सिर्फ 23 लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमने कंपेयर किया है कार्बन 12 आइसोटोप के मास से, हमने उसको कंपेयर किया है। और कार्बन 12 एटम के कितने मास से हमने कंपेयर किया है? 1/12 मास से हमने उसको कंपेयर किया है। तो अगर एक कार्बन 12 एटम के 12 हिस्से करते हैं, उसके एक हिस्से का जितना भी मास होगा वही 1 AMU के बराबर है। और उसी AMU से हमने किसको कंपेयर किया है? सोडियम एटम के मास को कंपेयर किया है। और तब हमें कितना वैल्यू मिला? 23 मिला। तो हमने 23 मान लिया कि वो रिलेटिव एटॉमिक मास है किसका? सोडियम का।
ठीक है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल में पूछा जाए कि 1 एटम ऑफ सोडियम का कितना मास होगा, जैसे कि एक्चुअल मास ऑफ 1 Na एटम, ठीक है, और ये आपको ग्राम्स में बताना है, ओके। और रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1 सोडियम एटम, तो ये 23U है, ठीक है। ये हम जानते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज 23U, क्योंकि रिलेटिव वर्ड जुड़ गया। जहां पर भी आपको ये रिलेटिव वर्ड दिखेगा एटॉमिक मास के आगे, मतलब कि आपको U लगाना है, या फिर आप चाहें तो AMU भी लगा सकते हैं, चाहे तो कोई भी वैल्यू आप नहीं लिखें, मतलब यूनिट लेस भी मान सकते हैं आप, क्योंकि हमने दो चीजों को कंपेयर किया है। तो जहां भी कंपैरिजन होता है, जहां भी रेशियो आता है, वहां पर हम कभी भी यूनिट नहीं पुट करते हैं। बट इफ यू वांट यू कैन पुट अ यूनिट, आप चाहें तो यूनिट पुट कर सकते हैं, यू लगा सकते हैं, AMU लगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप वहां पे यूनिट लगा सकते हैं। यूनिट नहीं भी लगाएंगे देन ऑल्सो इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपेरिजन बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दो चीजों का रेशियो लेते हैं, तो यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो यूनिट्स रहता नहीं है। बट इफ यू वांट टू स्पेसिफाई कि आपने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा है, तो आप U या AMU लिखकर उसको मेंशन कर सकते हैं। सो 23U के बारे में हमको पता है, लेकिन हम अगर एक्चुअल मास बताना चाहें कि 1 Na एटम का एक्चुअल मास कितना होगा ग्राम्स में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके कन्वर्जन वैल्यू से, दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया आपको पता चल जाएगा कि मास कितना होगा सोडियम एटम का, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप मुझे मल्टीप्लाई करके अपने आंसर्स बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप चाहें तो उसको मल्टीप्लाई करिए एंड मुझे आंसर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप उसको मल्टीप्लाई करके बताइएगा कि एक्चुअल मास ऑफ सोडियम एटम कितना होना चाहिए ग्राम्स में, ठीक है। तो ये तो हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास का बात की। रिलेटिव एटॉमिक मास एक्चुअली किसके साथ कंपैरिजन होता है, कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से हम उसको कंपेयर करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए, इफ यू आर आस्क्ड डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, आंसर होगा इसका दैट relative atomic mass is the average mass of one atom of an element as that compared to 1/12 mass of 1 carbon 12 atom, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास एक एवरेज मास है एक एटम का, किसी भी एलिमेंट का, और वो मास हमने किसके साथ कंपेयर किया है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से हमने उसको कंपेयर किया है। और कंपैरिजन के बाद जो हमें मास मिलेगा that will be called as the relative atomic mass. Relative atomic mass is never equal to the actual mass of the atom. जो relative atomic mass हम लोग को मिलता है वो कभी भी उस एटम का actual mass नहीं होता है, ठीक है। actual mass find out करने के लिए क्या करते हैं, 1.66 से 1.66 into 10 to the power minus 24 इस वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक्चुअल मास फाइंड आउट करना है, इफ वी वांट टू फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ वन एटम, चाहे वो किसी का भी एटम हो, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का एटम हो, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हम, और ये हम किस में फाइंड आउट करेंगे, इन ग्राम्स में, है ना। ये ग्राम्स में आपको मिलेगा, जो भी आंसर मिलेगा ग्राम्स में मिलेगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, उस एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
1.66 इंटू 10⁻⁻24 इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर हमें मिलेगा दैट विल बी इन ग्राम्स। ठीक है, तो एक्चुअल मास फाइंड आउट करने के लिए हम इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी यही चीज पूरी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो लेट अस गो बैक टू एनसीईआरटी एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज गिवन देयर। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां पर इस जगह बताया जा रहा है, लेट मी जूम इट आउट। ओके, ठीक है, इस पोर्शन में यहां बताया जा रहा है कि 1961 में हम लोगों ने कार्बन 12 आइसोटोप को चूज कर लिया एज आवर स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक 1 एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन है। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई एग्जैक्टली वही डेफिनेशन यहाँ पर भी है, थोड़ा बहुत अगर चेंज होगा तो होगा, लेकिन मतलब एग्जैक्टली वही है। ठीक है, सो 1 एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 के बराबर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वाटरमेलन के पीसेस को 12 पीसेस में डिवाइड करके समझाया गया है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज एटॉमिक मास यूनिट। सो आई होप आई एम क्लियर इन एक्सप्लेनिंग दैट व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। मैंने आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, मैंने यही एग्जाम्पल नहीं लिया एनसीईआरटी का। आई हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन्ड इट टू यू, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। इसके बाद नेक्स्ट आपको बुक में दिया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बिलो जस्ट द डायग्राम फिगर 3.4, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिलेटिव एटॉमिक मास का यहाँ से आपका डेफिनेशन शुरू हुआ है एंड इट हैज गॉन टिल द नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ तक आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा इसका डेफिनेशन है। जो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन मैंने भी आपको अभी तुरंत समझाया, that it is actually the average mass of one single atom of an element as that compared to 1/12 mass of one carbon 12 atom. Okay? अब यहाँ पर जो टेबल आपको दी हुई है टेबल 3.2, ये जो टेबल है इस टेबल में आपको एक्चुअली बहुत सारे एटम्स का एटॉमिक मासेस दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे कि हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है यू में। अच्छा, जब भी ये यू में मास दिया हुआ है दैट मीन्स इट इज व्हाट काइंड ऑफ मास, दिस इज एक्चुअली रिलेटिव एटॉमिक मास। आपको यूनिट दी हुई है ना, तो यूनिट अगर यू है तो दैट मीन्स दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से सबको कंपेयर किया है, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर किया है और फिर उसका एक रिलेटिव मास का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मतलब कैसे लिखेंगे, 1U होता है। 1U मतलब एग्जैक्टली दैट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, 1 AMU के बराबर मतलब 1U के बराबर मतलब 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम के बराबर होता है। ठीक है, कार्बन का मास होता है 12U, तो दैट वी ऑलरेडी नो। नाइट्रोजन का 14 होता है मतलब 14U होता है और ऑक्सीजन का 16U होता है तो हम इसको 16U लिखेंगे। सोडियम का 23 होता है तो 23U लिखेंगे। मैग्नीशियम का 24 होता है तो हम इसको 24U लिखेंगे। तो उसी तरीके से आप सबके साथ में ऐसे यूनिट्स लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हर जगह यूनिट्स लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब जैसे सपोज कैल्शियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कैल्शियम के एग्जांपल में 40 लिखा है। 40 लिखने का मतलब क्या है कि 1 कैल्शियम एटम इज 40 टाइम्स heavy or heavier as that compared to 1/12 mass of 1 carbon 12 atom। ठीक है, तो कोई भी रिलेटिव एटॉमिक मास है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि उसको अगर आपने कंपेयर किया कार्बन 12 एटम से तो वो कार्बन 12 एटम से कितने टाइम्स हैवी होगा। और कार्बन 12 का कितना मास हम कंसिडर कर रहे हैं, 1/12 मास से कितना हैवी होगा, ये आपको उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के वैल्यू से पता चल जाता है।
कि अगर कैल्शियम का एक एटम लेंगे तो वो 40 टाइम्स हैवी होता है कार्बन 12 एटम के 1/12 मास से। ओके, उसी तरीके से मैग्नीशियम लेंगे तो वो 24 टाइम्स हैवी होगा, सोडियम लेंगे तो वो 23 टाइम्स हैवियर होगा, ऑक्सीजन लेंगे तो वो 16 टाइम्स हैवियर होगा, सल्फर लेंगे तो 32 टाइम्स हैवियर होगा एंड सो ऑन। तो जितना उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उतना ही टाइम्स वो हैवी होगा एज दैट कंपेयर्ड टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, सो आई होप दिस एटॉमिक मास टॉपिक इज क्लियर एंड रिलेटिव एटॉमिक मास टॉपिक इज क्लियर टू यू। ठीक है, अभी जो ये वैल्यूज हैं कोशिश करिएगा कि ये वैल्यूज आपको याद हो जाएं, क्योंकि इसका फर्दर इस्तेमाल हम लोग मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास में करेंगे। एंड जहां हमें कैलकुलेशन करना है कि कोई भी एक फॉर्मूला दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का एटॉमिक मास कितना होना, एटॉमिक मास भी मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए। एटॉमिक मासेस अगर नहीं होंगे तो आपको कैलकुलेट करने के लिए ये सब मासेस याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि इस वीक के अंदर आपको ये सारे मासेस के वैल्यूज याद हो जाएं कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ये नंबर याद करना पड़ेगा विद द एलिमेंट नेम, कि नाइट्रोजन का 14 लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 लेते हैं, सोडियम का 23 लेते हैं, सल्फर का 32 लेते हैं, क्लोरीन का 35.5 लेते हैं। तो ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक वैल्यू दिख रहा है जो कि फ्रैक्शन नहीं है, जो कि डेसिमल में वैल्यू है ना, फ्रैक्शनल वैल्यू है या डेसिमल में वैल्यू, होल नंबर नहीं है, 35.5 है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ होल नंबर। तो क्लोरीन के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे कि उसका जो एटॉमिक मास का वैल्यू है वो हमें डेसिमल्स में क्यों मिलता है, वो हमें फ्रैक्शंस में क्यों मिलता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में जब हम लोग आइसोटोप के मासेस के बारे में सीखेंगे तो वहां ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आप क्लोरीन का 35.5 लेकर के काम करिएगा। बाद में जैसे ही हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में, देन इट विल बी क्लियर टू यू कि 35.5 हम क्यों लिखते हैं। ओके, व्हाई इज इट नॉट अ होल नंबर, व्हाई इज इट अ डेसिमल। All right, we'll be meeting tomorrow at the same time and we will start with the topic molecule and formula writing. Okay, thank you.